What happened? Energy इतनी low क्यों है? Good morning everyone. Good morning. So which class you had in the morning? Statistics. Okay. I am Dr. Rajdeep Singh from Department of Commerce, Delhi School of Economics, University of Delhi. I'll be teaching you which subject? Microeconomics. How many of you are from commerce background? Most of you. Okay, you are from science background? Okay. Why do you think, first of all, you have chosen this BBA FIA, and in that field, you are studying microeconomics? कभी सोचा है क्यों? क्यों पढ़ रहे हैं माइक्रोइकोनॉमिक्स? इकोनॉमी के बारे में जानने के लिए। इंडिविजुअल क्या? ग्रुप्स के लिए होती है मैक्रो, और ये माइक्रो एक इंडिविजुअल। ओके, सो ही सेइंग माइक्रो इकोनॉमिक्स भी होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी होती है। बट आप लोगों ने बीबीए एफआईए लिया है, आप लोग आगे जाके मैनेजर बनोगे, अपना बिजनेस सेटअप करोगे, एंटरप्रेन्योर बनोगे। सो व्हाट इज द नीड फॉर यू? डिमांड और सप्लाई के बारे में। डिमांड और सप्लाई के बारे में जानोगे। बेसिकली जब आप मैनेजर हो या आप कोई बिजनेस चला रहे हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, तो मेनी टाइम्स यू विल बी फेसिंग सिचुएशंस जहां पे आपको चॉइसेस से डील करना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक डिसीजंस। इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? बेसिकली see, the resources are limited. You have limited resources and you have to allocate those limited resources in the best possible manner जो आपको maximum satisfaction दे। यही है। Now, अब आप लोगों में इंडिविजुअली भी बहुत डिफरेंस होगा। सपोज आपका नाम क्या है? विपाशा। विपाशा, मैं आपको 1000 रुपीज देता हूं, आप उससे क्या करना चाहोगे? नहीं, 1000 रुपीज दे रहा हूं, मैंने बोला मार्केट में जाओ, कुछ चीजें लेके आओ। क्या क्या लेके आओगे आप? जिसकी डिमांड ज्यादा नहीं है, नहीं, और जिसकी आगे फ्यूचर में वैल्यू बढ़ती है, वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया। आप मार्केट में जाते हो, कपड़े लेते हो, उसकी वैल्यू बढ़ती है या कम होती है? आप मार्केट में जाके गाड़ी लेते हो, शोरूम से गाड़ी निकलती है, डिप्रिसिएशन आ जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। बेसिकली हर इंसान जो है उसकी अपनी नीड्स है, वांट्स है। हो सकता है आपको भूख लगी, आप खाना लोगे, उन्हें फैशन करना है, वो कपड़े या शूज लेंगे, कोई मोबाइल फोन लेगा, कोई कुछ लेगा। सिमिलरली बिजनेस में जब हम बिजनेस चलाते हैं, हमें काफी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और हर फर्म, हर इंडिविजुअल फर्म बिजनेस की नीड अलग होगी, रिक्वायरमेंट अलग होगी, उनको क्या चीजें चाहिए वो अलग है। ठीक है? अगर अब मैं आपको बोलूं आपके पास 1000 रुपीज है, व्हाट्स योर नेम? वैष्णवी। ओके वैष्णवी, मैंने आपको 1000 रुपीज दिया, आप क्या करना चाहोगे उसके साथ? मुझे करंट अगर कोई सिचुएशन के लिए पैसे चाहिए तो मैं कपड़े लेके आऊंगी, लेकिन अगर बिजनेस माइंड में मैं सोच रही हूँ तो शायद मैं सोना लेके आऊंगी, उसकी वैल्यू पे बढ़ती जाएगी। ठीक है, सो शी इज सेइंग अगर वो कंजम्पशन करेगी तो वो सबसे पहले कपड़े लेगी। ठीक है, यही अगर मैं किसी बाहर जो थोड़ा पुअर फैमिली से कोई होगा, उसको मैं बोलूंगा आपको मैं 1000 रुपीज देता हूँ, आप क्या करोगे? वो बोलेगा मैं खाना लेके आऊंगा। उसको खाना लेने से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो चुकी है, आपको और कपड़े लेने से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है। वी ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट, आवर नीड्स आर डिफरेंट। सिमिलरली जब हम बिजनेस फर्म्स की बात करते हैं, उनकी नीड्स अलग है। अब मान लो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर वाले ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस में करेंगे? सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स में, राइट? और कोई ऐसी फैक्ट्री है जो कपड़ा बनाती है, तो वो किस में इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे? क्या वो कंप्यूटर पे बना लेंगे कपड़ा?
उन्हें कपड़ा बनाने के लिए मशीन्स भी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर चाहिए हो सकता है ऑफिस वर्क के लिए, बट कपड़ा बनाने के लिए मशीन्स चाहिए होगी, कपड़े को डाई करने के लिए मशीन चाहिए होगी, स्टिचिंग के लिए मशीन चाहिए होगी, स्टिच करने के लिए लोग या मशीन्स चाहिए होंगी। सो नीड्स अलग है। बैंक्स में क्या चाहिए होगा? बैंक वालों को क्या चाहिए होगा? बैंक वालों को नोट गिनने की मशीन चाहिए होगी, बहुत सही। उन्हें एक सर्वर चाहिए होगा। आजकल अगर आप देखो जितनी भी आपकी मेजर आईटी कंपनीज है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, गूगल है, दे हैव देयर ओन क्लाउड सिस्टम्स, सर्वर्स है एट द बैक एंड, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स है, सब कुछ वहीं पे है। आपकी जो ई कॉमर्स फर्म्स है, ऑनलाइन फर्म्स है ना, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, तो वो डेटा कहां स्टोर कर रही है? आपकी क्लाउड पे, ऑनलाइन एक सर्वर पे स्टोर होता है सब कुछ। फिजिकल शॉप्स तो नहीं है, नॉर्मल जो आपकी मार्केट्स में शॉप होती है वो नहीं है। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस कोर्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे हैं। जब तक हमें नीड नहीं पता होगी तब तक we won't be able to understand it in the right perspective कि हमें चाहिए क्यों। ठीक है, अब बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल सेशन, I would like to share some of the rules in my class. There's only one rule, and that is interaction, discussion. I do not teach in a traditional manner जहां पे सिर्फ मैं बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हो। आप ऐसा समझो कि मैं आपसे सीख रहा हूं, आपने मुझे भी सिखाना है, मैंने आपको कुछ सिखाना है। So we all are on the same page. We all are together. We learn together. So we need to discuss. We need to interact. Unless and until we interact, you will not understand how to put forward your points. आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि आपका आंसर सही होगा, गलत होगा, या कोई हंसेगा, कोई नहीं हंसेगा। कुछ भी सही गलत नहीं है, कोई आंसर, कोई डाउट, गलत डाउट नहीं है, छोटा डाउट नहीं है। यू कैन आस्क मी एन नंबर ऑफ टाइम्स, एंड स्पेशली आपके डाउट सेशंस के लिए क्लासेस होंगी, वो वीकडेज में होगी। देयर विल बी ऑनलाइन क्लासेस टू बी टेकन बाय सम अदर फैकल्टी, आपके डाउट्स भी हैंडल होंगे। शैल वी स्टार्ट नाउ? रूल क्लियर है इस क्लास का? व्हाट इज द रूल? द गोल्डन रूल, इंटरैक्शन, डिस्कशन। Okay. Now, what's your name? Anshul. Anshul very rightly said that when we talk about economics, when we are talking about limited resources, scarcity of resources, and the application of those resources in an optimum manner. Optimum manner माने कि जिससे मुझे maximum satisfaction मिले। ठीक है? तो उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होती है, microeconomics and macroeconomics. So microeconomics is basically the study of individual units. Individual units such as an individual person, an individual firm, or an individual industry. Do you know the difference between firm and industry? बताओ। फर्म, सपोज मैंने एक कंपनी की बात की, मारुति सुजुकी लिमिटेड, वो क्या होगी? एक फर्म। एंड मैंने ये फर्म किस इंडस्ट्री में है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और भी फर्म्स है हमारे पास। कौन कौन सी और है मारुति के अलावा? होंडा, टाटा, Hyundai, Kia, Ford. So you have, when we see all these firms, they are in one industry. So industry कौन सी हो गई? Automobile. Industry is basically group of firms. Clear? So microeconomics deals with study of individual units, such as an individual human being, or an individual firm, or an industry.
And macroeconomics, on the other hand, studies economics in the aggregate manner. जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, या वी टॉक अबाउट व्हाट इज द प्रोडक्शन इन द कंट्री, वी आर टॉकिंग एट एन एग्रीगेट लेवल. एक इकोनॉमी पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, दैट इज एग्रीगेट. आपने इन्फ्लेशन सुना है? ठीक है, इन्फ्लेशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स. और जब मैं देखना चाहूं कि एक इंडिविजुअल कैसे बिहेव कर रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल पूछा था, मैंने आपको 1000 रुपीज की, आप लोग क्या करोगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. इंडिविजुअल की स्टडी कर रहा हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स, एट एन एग्रीगेट लेवल स्टडी कर रहा हूं दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर? बट हमारा सब्जेक्ट इस सेमेस्टर के लिए विल ओनली फोकस ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स. As a manager, you should have understanding of both the concepts of microeconomics and macroeconomics. दोनों का होना चाहिए. Macroeconomics का क्यों होना चाहिए? Because जब आप जिस बिजनेस एनवायरमेंट में डील कर रहे हो, you should know ना, आपको पता होना चाहिए कि you will do forecasting. अगले 1-2 साल में आपके प्रोडक्ट के क्या प्रोस्पेक्ट्स है. ठीक है, जब कार कंपनीज अपनी गाड़ी का डिजाइन बनाते हैं तो उनके दिमाग में पहले फोरकास्टिंग होती है कि क्या जब मैं नया मॉडल लाऊंगा कार का, क्या वो मार्केट में एक्सेप्टेबल होगा, नहीं होगा, क्या लोगों की इनकम इतनी होगी कि वो मेरी गाड़ी को परचेज कर सके. देन दे विल आल्सो सी, अगर मैं गाड़ी का प्राइस इतना रखूंगा तो इंडिविजुअल कैसे उसको रिएक्ट करेगा उस पर, क्या वो उतनी प्राइस में गाड़ी ले पाएगा, नहीं ले पाएगा. So both combination of micro and macro, दोनों की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है. इस सेमेस्टर के लिए we only focus on microeconomics. Is microeconomics and macroeconomics clear to you? You can also read it. So microeconomics is that branch of economics that deals with the behavior of individual economic units, consumers, firms, workers and investors, as well as the markets that these units comprise. And macroeconomics deals with aggregate economic variables, such as the aggregate demand, aggregate supply, theory of employment, inflation. When we talk about national income, that is macroeconomics. Clear? So I have already discussed this thing with you, that in an economy resources are limited and you have to apply those resources, you have to allocate those resources in the best possible manner so that आपको satisfaction maximum हो. आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं, वो हमेशा आपको कम लगती है. स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कभी लगा है पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा पैसे दे दिए? हमेशा कम. सो रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड नाउ यू डिसाइड कि उस पॉकेट मनी को आपने कैसे स्पेंड करना. जैसे इन्होंने बताया था, वैष्णवी ने, ये नए कपड़े ले लेंगे, शी इज फॉन्ड ऑफ क्लोथ्स, इन्हें घूमने का शौक है, ये घूमने चले जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ. किसी को मूवी देखने का शौक है, वो थिएटर में चला जाएगा. किसी को पढ़ने का शौक है, वो बुक्स ले लेगा. एंड देन वी ऑल्सो स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग. मेरे पास 1000 रुपीज है, सबसे पहले मैंने कपड़े ले लिए, अगर बचते हैं पैसे आई विल बाय अनदर थिंग, बुक्स ले लिए, पढ़ने का भी शौक है. अब मैंने पहले कपड़े लिए, मतलब कपड़े लेने से सेटिस्फैक्शन मुझे सबसे ज्यादा मिल रही है, कपड़े लेने से सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, इसलिए मैंने सबसे पहले कपड़ों को चूज किया. तो आप सबकी नीड्स, वांट्स, डिजायर्स अलग है एंड यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, तो आप उसको कैसे एलोकेट करोगे? नाउ लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ, लेट अस से यू ऑल आर एम्प्लॉइज, ठीक है, और दिन में कितने घंटे हैं आपके पास? 24 आवर्स फॉर ऑल ऑफ यू. ऐसा तो नहीं किसी के लिए 48 है, सबके लिए 24 घंटे. स्टिल 24 घंटे में भी
सबको क्या लगता है 24 घंटे तो कम है, यू हैव लिमिटेड टाइम, एंड देन यू डिसाइड कि इस 24 घंटे को आपने कैसे इस्तेमाल करना, यूटिलाइज करना। 24 घंटे में से कितने घंटे सोना है। कईयों की प्रायोरिटी होगी पढ़ने की, 24 घंटे में से मुझे 16 घंटे पढ़ना है। कईयों का होगा 24 घंटे में से मुझे 16 घंटे सोना है। कितने आप लोगों में से नहीं है, यू आर नॉट फाउंड ऑफ स्लीपिंग, 16 घंटे सोना है। ओके, similarly if you are a worker you will see whether you want to work actually or you want to have some leisure time, अपने लिए टाइम निकालना है, घूमने जाना है। So you make a trade off. Economics is all about making trade offs, कि मैं क्या चूज करूं ताकि मुझे सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिले। क्लियर? We all are talking about microeconomics, macroeconomics. You must have also heard about managerial economics. You have this same subject in MBA as well with the name of managerial economics. Now, what is this managerial economics? See, the purpose of teaching you economics, microeconomics, is not to make you hardcore economist. The purpose is not to make you economist. The purpose is so that you are clear with the basics of economics and you can use these concepts in actual business decision making. You will be facing with many business issues. आप लोगों को जब आप अपने रियल टाइम बिजनेस में होगे, एम्प्लॉई होगे, वर्कर होगे, आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे ऑन द स्पॉट और यू विल हैव टू प्लान फॉर दोस डिसीजंस। जब एक प्रॉब्लम फेस किया आपने और आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स लाओगे साथ में, यू विल सी हाउ टू टेक डिसीजंस। बेसिकली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू आंसर द प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस। कैसे? what are the different business problems that you can face? प्रमोशंस, अपना बिजनेस सेटअप किया, कुछ भी प्रोडक्ट बनाया तो लोगों तक कैसे पहुंचाना है, प्रमोट करना है। ओके, तो वैष्णवी ने बोला कि प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कि उन्होंने नया बिजनेस लॉन्च कर लिया, प्रोडक्ट है बट उस प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे लेके जाए, और बिजनेस में कोऑर्डिनेशन कैसे बनाए, बिजनेस में कोऑर्डिनेशन कैसे बनाए। हाँ, एक सेकेंड, लेट मी टॉक ऑन वन पॉइंट फर्स्ट, कि आप लोगों तक अपना प्रोडक्ट कैसे लेके जाए। सो यू विल प्लान फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हो, आप टीवी में ऐड दे सकते हो, आप होर्डिंग्स लगा सकते हो, आप मैगजीन्स के साथ टाई अप कर सकते हो, आप यूट्यूब पे कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। अब इनमें से शी विल हैव टू सी कि कौन सी चीज को वो चूज करे। क्या वो किसी एक चैनल को चूज करे या वो सबको चूज करे। इट विल डिपेंड अपॉन द फंड्स दैट शी हैज, लिमिटेड फंड्स, और उन फंड्स को कैसे एलोकेट करे अमंग डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट एवेन्यूज। वो कैसे करेगी, उस एडवर्टाइजमेंट चैनल्स पे ज्यादा करेगी जिससे उसको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा, जिससे सेल्स में सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा। बाकी जैसा उन्होंने बोला, लैंड रिसोर्सेज, वो सब। और क्या बिजनेस प्रॉब्लम हो सकती है आपको? रॉ मटेरियल। आपको बहुत बार ये भी सोचना पड़ेगा कि आपको कितना प्रोड्यूस करना है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द गुड्स यू वांट टू प्रोड्यूस और यू वांट टू सेल। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी, हाउ मच मनी शुड यू इन्वेस्ट। ब्रांड लोगो, ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो, ब्रांड नेम, आर्टिकल। व्हाट एल्स? इनोवेशन, कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना एक्सपेंस करो। इनोवेशन, आपको अपने प्रोडक्ट को हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, नहीं तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा। ओके, आप लोगों ने सीडीज देखी है?
आजकल दिखती है, क्यों? ऑब्सोलीट हो गई, इनोवेशन हो चुके हैं, अब हमारे पास स्टोरेज के और अच्छे तरीके हैं। तो सीडीज आर आउट ऑफ द मार्केट नाउ, अब तो पेन ड्राइव भी नहीं दिखती। व्हाट एल्स? Establishing processes in the business. Establishing processes in the business. लेबर, वेरी गुड। आप जब लेबर एम्प्लॉय करोगे, एम्प्लॉयज रखोगे, कितने एम्प्लॉयज रखने चाहिए आपको? उन्हें कितनी वेजेस देनी चाहिए, कितनी सैलरी देनी चाहिए? These are all different business problems you will be facing. और कैसे बनाएंगे मशीनरी? These are all different business. There can be many business problems which you can face, and these business problems will vary with the type of business you are doing. Clear? With the level at which you are doing the business. Is this clear? Okay. Now, what is the scope of managerial economics? If you look at the PPT there, scope of managerial economics. जब हम इस managerial economics की बात करते हैं, जब हम उन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं which are important for you as a manager, which are important for you as an entrepreneur, तो क्या-क्या चीजें आती हैं उसमें? Let us do it with the help of an example. ऐसे points तो लिखे हुए हैं, ठीक है? You can have a look at the points. We'll try and discuss each of these points with the help of an example. Let me give you an example. All of you have come together to start a new company. आप लोगों ने एक नया बिजनेस एस्टैब्लिश किया। अब वो नया बिजनेस जब आपने एस्टैब्लिश किया है, लेट अस से इट इज इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आप सब लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है जो गाड़ियां मैन्युफैक्चर करेगी और बेचेगी, राइट? आपका बिजनेस इंडिया में बहुत अच्छा चलने लग गया 1-2 साल में, क्लियर? नाउ यू वांट टू एक्सपैंड योर मार्केट, आप इंडिया से भी बाहर जाना चाहते हो, होता है? इज दिस अ बिजनेस प्रॉब्लम? अब आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हो, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है? क्या क्या चीज सोचोगे आप? सबसे पहले सपोज वी आर we are trying to expand our business in the US. सबसे पहले आप क्या देखना चाहोगे? You will see the market demand. You will estimate the market demand. You will estimate the market demand. अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है उस मार्केट में, तो कोई फायदा है? You will end up wasting your money. मार्केट डिमांड एस्टिमेट करना इंपॉर्टेंट है। So the very first concept that we study is demand analysis. We'll estimate the market demand. बिना मार्केट डिमांड एस्टिमेट किए no one enters the market. Let us take the example of a juice company. आपने बहुत बार देखा होगा, आप किसी एग्जीबिशन में गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पे वो आपको फ्री में जूस पिलाते हैं, छोटे छोटे, लाइक जस्ट फॉर द टेस्ट सेक। व्हाई आर दे डूइंग सो? दे जस्ट वांट टू सी क्या ये जूस लोगों को पसंद आ रहा है, क्या जब हम इसकी कॉमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, बाय करेंगे या नहीं करेंगे। एंड साइमल्टेनियसली लोगों का फीडबैक साथ के साथ मिल जाएगा कि इसमें क्या चेंज चाहिए, कैसा लगा उन्हें, ठीक है। अब मैकडॉनल्ड्स सुना है सबने, गए हो? अभी तो नहीं लगी भूख? नाम सुन के भूख तो नहीं लगी? ओके। अब मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया, इंडिया में स्पेशली जो आपका मैक आलू टिक्की बर्गर होता है वो लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड है। क्या उनका ये मैक आलू टिक्की बर्गर यूएस में चलता है? वहां पे ज्यादा नॉन वेज बर्गर चलते हैं उनके, वहां की ज्यादा पॉपुलेशन नॉन वेज को पसंद करती है। यहाँ पे पता नहीं आने वाले टाइम पे ऐसा ना हो
कि और जो हमारे सपोज मैक समोसा बर्गर, समोसा डाल के बर्गर दे दिया। अगर डिमांड है दे कैन ट्राई न्यू थिंग्स। ऐसे ही आया मैक आलू टिक्की बर्गर, है ना। सो दे एनालाइज द डिमांड, उन्होंने डिमांड एनालाइज की, नया प्रोडक्ट लाया, वो नया प्रोडक्ट चला, काफी चला। So the very first thing we'll study is demand analysis. We'll learn about law of demand, theory of demand. जो लोग +1 +2 में जिन्होंने इकोनॉमिक्स की है उनको थोड़ा आइडिया है कि क्या चीज है। And then you also need to forecast the demand. Suppose आज आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बट आपको फ्यूचर की फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। अब जैसे आजकल कौन से कैमरेस चलते हैं? डिजिटल कैमरास, है ना। आजकल तो मोबाइल फोन्स में भी कैमरास है, बट पहले जो ट्रेडिशनल कैमरास थे रील वाले, ठीक है, एक कंपनी थी बहुत फेमस कोडेक, वो मार्केट से वाइप आउट हो गई, धीरे धीरे मार्केट से वाइप आउट हो गई। क्यों? क्योंकि जब उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, they did not forecasted the demand properly. उन्हें लगा कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा सेट है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। बट क्या हुआ, एक इनोवेटिव डिसेप्शन आई डिजिटल कैमरास की, और धीरे धीरे उनका जो ट्रेडिशनल कैमरा था, जो रील वाला कैमरा होता था, उसकी मार्केट खत्म हो गई। कहीं मिलता है आपको? म्यूजियम में मिलेगा, ठीक है, म्यूजियम में मिलेगा। सो यू हैव टू फोरकास्ट द डिमांड। ये जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, आप देखोगे आप ये 5-7 साल के बाद अपने गाड़ी का मॉडल चेंज कर देते हैं। सो दे ट्राई टू सी अब मार्केट में नया ट्रेंड क्या आने वाला है, उसको लोग अब किसको ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे, वो चीज को लो। हाँ जी, जस्ट लाइक नोकिया, वेरी गुड। नोकिया इज अ वेरी सुटेबल एग्जाम्पल फॉर दिस थिंग, दैट दे डिड नॉट इनोवेट, they did not forecast the demand of their product. उन्हें लगा एंड्रॉइड तो ऐसा ही है, वो विंडोज प्लेटफॉर्म के साथ चलेंगे, बट लोगों ने एंड्रॉइड को ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी दी, ठीक है। सो नोकिया धीरे धीरे खत्म हो गया। एट वन टाइम ब्लैकबेरी के फोन होते थे, दे वर वाइडली एक्सेप्टेड, आजकल कम है। सो नेक्स्ट we'll also try to see, अब जैसे हम आपके एग्जाम्पल पे वापस आते हैं, जो एग्जाम्पल दिया था, आपने एक नई कंपनी स्टार्ट की है, आप ये भी तो देखोगे, जो ऐसा नहीं है ना कि जो इंडिया में आप गाड़ी का मॉडल बना रहे हो, यूएस में भी वो मॉडल एज इट इज चले, है क्या ऐसा? लोगों का टेस्ट अलग है, लोगों की थिंकिंग अलग है, उनकी नीड्स अलग है, वहां के मे बी लॉज के अकॉर्डिंग भी चेंज है, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग एज वेल, कि आपका कंज्यूमर सोचता कैसे है। सपोज मैंने एक डिसीजन लेना है कि मैंने प्राइस बढ़ाना है अपने प्रोडक्ट का, ठीक है, मेरे पास ये एक मोबाइल फोन है, आज 10,000 का है, मैं सोच रहा हूँ इसका प्राइस मैं 12,000 कर दूं। मैंने इसका प्राइस 12,000 कर दिया, बट अब लोगों ने इसको लेना ही बंद कर दिया, क्योंकि अब उन्हें ये महंगा लगता है। तो क्या बिना कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझे, बिना ये समझे कि वो कैसे डिसीजन लेते हैं, क्या मुझे इसका प्राइस बढ़ाना चाहिए? नहीं बढ़ाना, क्योंकि मेरी जो मार्केट थी मैंने वो भी गवा ली। मेरा क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा कि मुझे अपने रेवेन्यूज मैक्सिमाइज करने हैं। हो सकता है मैं 10,000 पे 50 यूनिट्स बेच रहा हूँ, 12,000 पे मैं 10 यूनिट्स बेच रहा हूँ, नुकसान हो गया ना। So you also have to be clear about how the consumer is taking the decisions. Consumer behavior, आप अपना सिलेबस देखोगे उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे। We'll also study about consumer behavior in the coming classes. Then अब आपने कंज्यूमर बिहेवियर भी पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है, आपको डिमांड का भी पता है। नाउ यू हैव टू सी कि आपको प्रोडक्शन कितना करना है। So the third, production analysis.
विल स्टडी अबाउट कितने लेवल तक आपको प्रोड्यूस करना चाहिए। या लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ एन एग्रीकल्चरल फील्ड। फार्मिंग बैकग्राउंड से कितने लोग हैं? एक हमारे पास फार्मलैंड है, उसमें मैंने 2 वर्कर्स लगा दिए, तो लेट अस से प्रोडक्टिविटी आई या आउटपुट आया 100 यूनिट्स। 3 लगा दिए, प्रोडक्शन थोड़ी बड़ी 120 यूनिट्स। 4 लगा दिए तो प्रोडक्शन 110 यूनिट्स। 120 से 110, चौथा ऐड होते ही, इसका मतलब जो चौथा आदमी है वो मुझे एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी टोटल प्रोडक्शन कम हो रही है। तो चौथा आदमी मुझे नहीं ऐड करना चाहिए, दैट इज एन एक्स्ट्रा बर्डन। उससे आपका क्या होगा, वेजेस की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी और कम क्या हो जाए, टोटल प्रोडक्शन कम हो रही है, तो नुकसान है। तो विल नॉट डू दैट। सिमिलरली जब मैं बड़े लेवल की बात करता हूं तो मुझे देखना होगा, क्या पता मेरी जो ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी है वो एक साल में 50,000 कार्स प्रोड्यूस करने की है। अगर मैं 50,000 से ज्यादा प्रोड्यूस करता हूं तो मेरी कार की कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्या वो आप चाहते हो? सो वी विल रीच एट एन ऑप्टिमम पॉइंट जहां पे आपकी टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो और कॉस्ट मिनिमम हो। इससे आप क्या कर पाओगे, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाओगे। तो प्रोडक्शन एनालिसिस ये भी हमें पता होना चाहिए। प्रोडक्शन एनालिसिस में आपका आएगा कि आपको कितने वर्कर्स लगाने हैं, ठीक। देन अब ठीक है, मैंने सब डिसाइड कर लिया, मैंने यूएस की मार्केट में खोला, आपने जो आपका बिजनेस था कार्स का, ये सब चीजें कर ली पहले 3 पॉइंट्स। बट क्या आपको नहीं लगता, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो एक गाड़ी प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है वो कितनी है? सो कॉस्ट एनालिसिस शुड बी देयर। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है, आपको बेसिक वैसे पता होगा, वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? सपोज मैं इस क्लास में, ये जो क्लास है मैं, ये मैंने रेंट पे ली है, इसका रेंट है 5,000 रुपीज पर मंथ। सो दिस 5,000 रुपीज मंथ इज दी फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, एसी चलेंगे, फैन चलेंगे, उसका क्या एक बिल आएगा, बिजली का बिल आएगा। वो कितना आएगा, जितना मैं यूज करूंगा उतना आएगा। ऐसा तो नहीं है कि रूम बंद है बिजली का बिल आएगा। सो दैट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द वेरिएबल कॉस्ट। फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट, आपकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है या वो फिक्स्ड कॉस्ट है? किसी को लगता है वो फिक्स्ड कॉस्ट है? क्यों? सर कभी-कभी रॉ मटेरियल की डिमांड ज्यादा होती है तो उसके प्राइस भी हाई हो जाता है। नहीं, वो तो प्राइस चेंज होगा। ऐसे तो आपका जो लैंड है उसका भी प्राइस चेंज होता है। मैंने जैसे बोला ये 5,000 रुपीज रेंट है, हो सकता है 6 महीने के बाद 6,000 रेंट हो। वैसे वेरिएबल नहीं कह रहा। वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तभी उसका नाम है वेरिएबल। जी, जो डिमांड है, इसकी मार्केट में डिमांड कभी कम होती है प्रोडक्ट की, तो हम कम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, और ज्यादा होगी डिमांड तो ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदेंगे, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट। वो तो क्वांटिटी वेरी की आपने, कॉस्ट कहाँ वेरी हुई? मान लो आपने कम परचेज किया तब भी आपको रॉ मटेरियल का 1 यूनिट 10 रुपीज का मिल रहा है, आपने ज्यादा परचेज किया तब भी 10 का मिल रहा है। वेरिएबल कॉस्ट, आपको कॉस्ट कितनी पड़ी? देखो, अगर आज मैं एक मोबाइल फोन प्रोड्यूस कर रहा हूं, इसमें एक स्क्रीन लगेगी, एक स्क्रीन की कॉस्ट है 100 रुपीज, ठीक है। यही मैं 10 मोबाइल फोन प्रोड्यूस करूंगा, एक स्क्रीन की कॉस्ट 100 रुपीज है, 10 की कितनी होगी? 100 into 10 1000। तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई ना,
क्योंकि अब मैं नंबर ऑफ यूनिट्स 10 प्रोड्यूस कर रहा हूं। वो हम जब डिटेल में कॉस्ट एनालिसिस करेंगे विल कम टू दैट। अभी के लिए वी आर जस्ट स्टडीइंग द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, कि आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको क्या क्या डायमेंशन उसकी पढ़नी है। कॉस्ट एनालिसिस अच्छे से करेंगे। अब मुझे कॉस्ट का पता है कि मैं अपनी जो कार है, जो आपकी कंपनी गाड़ी प्रोड्यूस करेगी यूएस में, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी आएगी। उसके बाद क्या आपको नहीं लगता आपको ये भी सोचना है कि आपको वो गाड़ी कितने में बेचनी चाहिए? सोचना इसके बारे में? या ऐसे ही आज हम सो के उठे, सुबह सोच लिया आज मैं गाड़ी का प्राइस 3 लाख बढ़ा दूंगा, क्या होगा? People will stop buying your car. So for pricing, you have to do a proper analysis. और उसके लिए आपको जो ऊपर वाली चीजें हैं सबका पता होना चाहिए, डिमांड का पता होना चाहिए। You should know consumers कैसे बिहेव करेंगे। You should know आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी पड़ रही है। You should know आपको कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, ताकि जो आपका गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का वो फुलफिल हो सके। तो प्राइसिंग डिसीजंस। अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं थोड़े रियल लाइफ से। हाउ मेनी ऑफ यू यूज ब्लिंकिट या कुछ भी, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन शॉपिंग सबने की है, ठीक है? या आप कभी मार्केट में भी जाते हो, कभी ऐसी एड्स देखी हैं जब आप एक पेयर ऑफ शूज लेते हो, सेम वो 1000 का एक पेयर है, और एक स्कीम होती है कि आप 2 परचेज करे हो तो वो आपको 1800 या 1700 के मिलेंगे, है? इसे क्या कहते हैं? डिस्काउंट, कॉम्बो ऑफर। तो ये कैसे अपने मन से बना ली उन्होंने कॉम्बो ऑफर? मन में ऐसा तो नहीं है कि आज मन में आ गया, सोते सोते सपना ही आ गया क्या जिसका कॉम्बो बना लिया। एक से ज्यादा खरीदेंगे। हाँ, फिर ज्यादातर लोग एक से ज्यादा खरीदेंगे डिस्काउंट की वजह से। हाँ, उससे क्या होता है, जब लोगों की परसेप्शन है, अब लोगों को लगता है कि ये सस्ता है। एक एडवर्टाइजमेंट हो गया कि सर अगर प्रमोशन कह सकते हो, मतलब दिखा रहे हैं कि बाय वन गेट 2 फ्री, तो ये एक एडवर्टाइजमेंट हो गया कि लोग ज्यादा खरीदेंगे। ये प्रमोशन है बेसिकली, एडवर्टाइजमेंट का ही पार्ट है, बट इसे कहते हैं प्रमोशन। प्रमोशनल टेक्निक्स होती है। प्राइसिंग डिसीजन। अब आपने देखा होगा, आप अभी भी मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, बर्गर किंग पे चले जाओ, इफ यू विल बाय 1 बर्गर 50-60 रुपीज का, जो बेसिक वाला, वही बोलते हैं अगर आप 2 लोगे तो वो 80 रुपीज के आसपास। देखा है? ठीक है। ऐसे ही आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हो, वहां पे आपको कॉम्बोज भी मिलते हैं। इंडिविजुअली आप 2 आइटम्स लोगे वो महंगी पड़ेगी, कॉम्बो लोगे सस्ता पड़े। ये सब क्यों होता है? ये बेसिकली दीज आर प्राइसिंग डिसीजंस बेस्ड अपॉन द कंज्यूमर बिहेवियर। These are based upon consumer behavior, consumer psychology. This all is part of behavioral economics. Economics का एक नया फील्ड है behavioral economics, उसका पार्ट है। आपने देखा होगा जब आप शॉपिंग करते हो, मान लो कोई आपने क्लोथ लेना है ऑनलाइन, तो उसका प्राइस अगर 2000 है तो वो 2000 ना होके 1999 होता है। क्यों? अगर 1999 है तो आपको लगता है ये तो भाई 1000 के आसपास ही है, 2000 तो टच ही नहीं होता आपके दिमाग। अगर 2000 है तो मुझे लगता है ओहो इतना महंगा। दिस इज ऑल अबाउट कंज्यूमर साइकोलॉजी। आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखोगे, ठीक है? आपके बेसिक ही मैं बता दूं, आप क्लास लगाने आए हो, 6-7 आवर्स की क्लास है, बट यू विल मेक अ ट्रेड ऑफ कि आपने क्लास में बैठना है या आपने कैंटीन में बैठना है। दैट इज योर चॉइस। अगर आपको क्लास में बैठ के बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रही है, सब समझ आ रहा है, वाह वाह क्या पढ़ाया, तो आप क्लास में आओगे।
नहीं तो अगली बार यू वोंट कम। आपको लगेगा कैंटीन में बैठने से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है दोस्तों के साथ, सोचो मत अभी नहीं भेजा कैंटीन। Okay. Then you should know about different market structures. अगर पीपीटी में देखो, you should know about different market structures. अलग अलग तरह की मार्केट्स है। अलग अलग तरह की मार्केट्स कैसे? There are different types of markets. जैसे हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिटेल में हम पढ़ेंगे। बट हर मार्केट में things are slightly different. Things are slightly different. And we should understand a market properly. We should understand different market structures properly. अगर हमें वो understanding होगी proper, then we'll able to frame our policy in a better way. We'll be able to take business decisions in a better way. तो आज से आपको जो भी सोचना है, ठीक है, किस पर्सपेक्टिव से सोचना है? आप में ये फीलिंग होनी चाहिए कि आप एक बिजनेस के ओनर, आप एक बिजनेस के मैनेजर हो। तो आप रास्ते में चलते जाओगे, वहां भी आप यू जस्ट हैव टू ट्राई एंड ऑब्जर्व, अच्छा ये चीज ऐसे है, शायद ये एजेंडा है इसके पीछे, ये मोटिव है, ये स्ट्रैटेजी है। देन नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैनेजमेंट। अब आप सब लोगों ने इतनी मेहनत की है, प्रॉफिट कमा लिया, पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया, नाउ व्हाट टू डू विद दैट प्रॉफिट? व्हाट शुड यू डू विद दैट प्रॉफिट? रिटर्न। प्रॉफिट इज अ फॉर्म ऑफ रिटर्न। So you can think of expanding the business. You can think of taking out some money from the business. You can think of further investments. You can think of starting new businesses. You can think of reinvesting it in your business itself. So you have to see what you have to do. And all these things will be dependent upon the general business environment that we have. इकोनॉमी में क्या स्कोप है, ओवरऑल इकोनॉमी में क्या स्कोप है, क्या होगा आगे, चीजें कैसे होनी चाहिए, ठीक है। देन कैपिटल मैनेजमेंट, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली ये फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से का ही पार्ट है। नो सब्जेक्ट दीस डेज इज इन अ वाटर टाइट कंपार्टमेंट, ठीक है। व्हेन यू स्टडी इकोनॉमिक्स, यू स्टडी लिटिल बिट फाइनेंस, यू स्टडी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का भी बहुत रोल है इसमें। व्हेन आई टॉक अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर और प्रोड्यूसर बिहेवियर, साइकोलॉजी हैज अ रोल टू प्ले इन इट। इज दिस क्लियर? सो अंडर कैपिटल मैनेजमेंट you will try and see, now you need money for your business. वो पैसा कहां से आए? या तो आपके पास अपने पैसे हो सकते हैं, your own personal savings. अगर वो sufficient नहीं है, then what is the next option that you have? Fundraising. You can raise funds. Now for fundraising, you have different channels. Either you can take a loan. अब लोन किससे लेना है वो भी आपको सोचना है। क्या अपने फ्रेंड से लेना है, रिलेटिव से लेना है, बैंक से लेना है, गवर्नमेंट से सब कुछ लोन लेना है, या you want to issue debentures or you want to issue new shares in the market. अगर आपकी कंपनी वेल सेटल्ड है, अच्छी है, तो आपने IPOs सुने होंगे, initial public offerings. You can go public. You can ask the public to invest money in your business. ऐसे ही वेंचर कैपिटलिस्ट हैं who invest in your business. But this you will have to see which source is best for you. तो उनका analysis proper. So this is basically an overall scope of managerial economics. Shall we move further? अभी तक कोई डाउट?
एनर्जी फुल है। मार्केट स्ट्रक्चर एक बार बताओ। मार्केट स्ट्रक्चर आपको मैं अगर बड़े सिंपल एग्जांपल से बताऊं, इट इज द वे डिफरेंट मार्केट्स ऑपरेट। अब मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल दूं, यू कैन गो टू दिस मार्केट इन साउथ एक्स। साउथ एक्स की मार्केट है, बड़ी मार्केट है, अच्छी मार्केट है, महंगी मार्केट है। और यू कैन गो टू दिस मार्केट इन चांदनी चौक। सेम चीज आपको चांदनी चौक में कम प्राइस में मिल जाएगी, साउथ एक्स में महंगे पे मिलेगी। क्यों? कस्टमर, उनकी कॉस्टिंग। आप जब मान लो आप खाना खाने जाते हो, आप एक ढाबे पे जाते हो, एक दाल मखनी लेते हो, उसकी कॉस्ट अराउंड 150। आप एक 5 स्टार होटल में जाते हो, वहां दाल मखनी लेते हो, उसकी कॉस्ट 800 रुपीज प्लस GST प्लस सर्विस चार्ज और क्वांटिटी थोड़ी, बट तब भी लोग देते हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक्स के टर्म्स में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स। परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होती है जहां पे नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स लार्ज है, ठीक है, वहां एक यूनिफॉर्म प्राइस होता है। सेकेंड, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मोनोपोली। व्हाट इज मोनोपोली? जहां पे सिर्फ एक ही सेलर है, बाकी बायर्स है। आप मुझे बोलोगे अगर मैं एक ही सेलर हूं तो मैं अपनी मर्जी का प्राइस लूंगा ना। अब इंडिया में मोनोपोली का एग्जांपल है आपके पास? टाटा इज नॉट अ मोनोपोली। टाटा इज नॉट इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज कोई कॉम्पिटिटर नहीं है रेलवे की टर्म्स में, उनका कॉम्पिटिटर नहीं है इंडियन रेलवेज। दैट इज अ मोनोपोली। If I am the only one selling food to you, तो monopoly है। And if I say I'll charge 200 rupees from him, and I say I will charge 300 rupees from him, ये मुझे ये नहीं बोल सकते कि आप मुझसे 300 क्यों ले रहे हो। You'll have to pay, otherwise I can say ठीक है, don't buy this। बट परफेक्ट कंपटीशन की जब मैं बात करूंगा तो वहां पे यू विल हैव अ यूनिफॉर्म प्राइस, आप सब लोग सेम प्राइस पे। तो ऐसे ही आप डिटेल में जाएंगे तो आपको और फीचर्स पता चलेंगे मार्केट स्ट्रक्चर्स के, वो आगे के टॉपिक्स में आएगा। नाउ लेट अस बिगिन विद, हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था? डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। तो हमारा जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। व्हाट इज डिमांड? व्हाट इज डिमांड? यस, willingness of a computer, willingness of a consumer, sorry. Okay, how many of you are willing to buy a sea facing bungalow in Mumbai? able to purchase होना चाहिए। Able to purchase होना चाहिए। willing तो I am willing to buy Mercedes। मैं ये क्लास छोड़ के जाऊंगा, I am willing to buy Mercedes, but I am not able to। So two things are important here. A consumer should be willing and able to buy। Resources भी होने चाहिए। If I am only willing, that is my desire। मैं चाहता हूं कि ये हो। आप लोगों के भी बड़ी बड़ी डिजायर्स होंगी, बट वी हैव टू बी एबल टू फुलफिल दैट। रिसोर्सेज नहीं है, willingness। हाँ, तो रिसोर्सेज जनरेट करेंगे। ऐसा नहीं है दैट वी कैन नॉट फुलफिल अवर डिजायर्स, वी कैन, बट वी हैव टू वर्क फॉर इट। वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, right? So demand is defined as the quantity of a commodity or a product or a service that a consumer is willing and able to buy at a prevailing price during a given period of time. Whenever we are talking about demand, we talk about a period of time. ठीक है?
Now let us see what is the difference between demand and quantity demanded. What is the difference between demand and quantity demanded? तो डिमांड तो मार्केट में चल रही है और क्वांटिटी डिमांडेड एक कस्टमर ने जो बाहर से मांग रहे हैं की क्वांटिटी. Okay. Quantity demanded is basically the amount of goods that a consumer is willing and able to buy at a particular price. If apples are 80 rupees per kg and you want to buy 2 kgs of apples, that is quantity demanded actually. That you are demanding 2 kgs of quantity at a prevailing price of 80 rupees. That is quantity demand. And demand is bit generic. Then, what is theory of demand and law of demand? How many of you have ever heard about law of demand? Prices increase or demand decrease. Okay. Laws will supply. The laws of demand will supply. But law of demand increase. So they are different, law of demand and law of supply. Okay, so let us see. Theory of demand is a law that states the relationship between price of a commodity and the quantity demanded of a commodity. किसमें relation है? Price of the commodity and quantity demanded of the commodity. Other factors affecting the demand are constant. Law of demand states, now what is law of demand? Law of demand states that there is an inverse relationship between price and quantity demanded, other things remaining constant. Now what are these other things? Income और उसकी preference, interest और Look at this demand function. Look at this demand function. The demand of a good is dependent upon the price of that good, income of the consumer, price of the substitute goods, price of complementary goods, taste and preferences. And there can be other exigency situations as well. Government policies और काफी चीजें अब जैसे loan की facilities. let us discuss कोविड से पहले क्या लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेते थे? क्या मास्क लेते थे? ठीक है, वो सब एक एग्जाम्पल है. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जो डिमांड है, पहले ऑक्सीजन जब कोविड नहीं था, ऑक्सीजन जो सिलेंडर में ऑक्सीजन थी सस्ती मिलती थी बहुत. जब कोविड आया तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया. प्राइस भी बढ़ता रहा ऑक्सीजन का और डिमांड भी बढ़ती गई. वो एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, एक्सेप्शन था. We'll study about exceptions also. So number one factor which affects the demand is price of that good itself. ठीक है? Number two factor is income of the consumer. Number three, price of substitute goods. What are substitute goods? जो मतलब कॉफी और टी. अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स आए, अगर मुझे एक गुड नहीं मिल रहा, मेरा काम बी से भी चल जाएगा. लाइक कोक पेप्सी. अगर मुझे मार्केट में कोक नहीं मिल रही, लोग पेप्सी ले लेते हैं. टी एंड कॉफी इज अ फेमस एग्जांपल फॉर दिस. सो यूजुअली क्या बोला जाता है कि सपोज ए एंड बी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. इफ प्राइस ऑफ ए हैज इंक्रीज्ड, Demand of B. people stop consuming ए की डिमांड कम कर देते और बी की बढ़ा देते, क्योंकि बी अभी भी सस्ता है और दोनों का काम एक है.
That means both are giving me approximately same level of satisfaction. Similarly, another important factor which has an impact on demand is price of complementary goods. What are complementary goods? सेम टाइम यूज किए जाते हैं जो जैसे पेन और इंक Pen and ink, pen and refill, car and petrol. अगर आजकल आप देखो, the demand for cars which are based on petrol, that is reducing, and the demand for electric cars is improving. Demand for electric cars is increasing. So these are complementary goods. Then next is taste and preferences of the consumer. Taste and preferences of the consumer. How does this has an influence on the demand? Sir, as in terms of clothes, straight fits are the trend areas of trends. Okay. So like vinyl के demand कभी कम नहीं होती. There is a preference. So that is basically, it depends upon number of factors कि आजकल ट्रेंड में क्या है. Doubler effect, snob or That is exception to demand. I'll come to that. That is not a part of this. Taste and preferences, they also have an influence on the demand. Clear? Now, you need to understand again here what is law of demand. Law of demand says that there is an inverse relationship between price of good and quantity demanded of good. Other things remaining constant, citrus paribus. Other things are constant. What are these other things? income, substitute goods. जो बाकी के फैक्टर्स हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशन पॉलिसीज, ये सब को कांस्टेंट किया हुआ है. प्राइस के अलावा जो भी हो, those things are constant. So it is the pure relationship between price of the good and quantity demanded of the good. It says there is an inverse relationship. Inverse relationship means that usually if the price of the good is going up, you will demand less of that product. इसकी कुछ exceptions भी हैं, आगे बात करेंगे उनपे. पहले let us understand demand schedule. Some people say demand schedule, some say demand schedule. So demand schedule is nothing but the representation of the relationship between price and quantity demanded in a tabular form, in a table form. Are you understanding it? Yes. Now let us study this individual demand schedule. Individual demand schedule means Each person की demand for tabular format. it is representing the relationship between price and demand for a single consumer, for an individual. So let us see, they are giving us price of apples in rupees per kg and quantity demanded of apples in kg. So when the price of apples is 15 rupees per kg, although itna hai nahi realistic, this is just an example. पता लगे मार्केट में जाके अभी बोलूं 15 रुपए किलो सेब मिल नहीं रहे, ठीक है. तो 15 rupees per kg पे you are demanding 2 kilograms of apples. At 12 rupees you are demanding 3 kilograms. Price कम हो रहा है, you are increasing the quantity. Then slowly, steadily, if you say if apples are available at 3 rupees per kg, you will buy 6 kgs of apples. So there's an inverse, it is representing an inverse relationship. ये लोग आप लोग normally जब आप सब्जी वगैरह लेते हो, you try to do this thing.
ठीक है, आप बोलते हो भैया टमाटर कितने के हैं, भैया बोलते हैं 60 रुपए किलो, आप बोलते हो भैया 50 लगाओगे तो मैं 2 किलो ले लूंगी। आपके पेरेंट्स कहते होंगे, क्वाइट नॉर्मल इन इंडिया। किया आपने ऐसे? तो कभी ऐसा हुआ भैया ने 60 की जगह 50 में दिया, आपने 2 किलो ले लिया? ले लो, चाहे अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं भी ले लो। हुआ है? चलो, तो मतलब हम सब नॉर्मल लोग हैं। देन डिमांड कर्व, demand schedule was the representation of this relationship in a tableau format. Demand curve is the representation of that inverse relationship between price and demand in a graphic form. So if you see here, I have plotted the values of the schedule itself. On the x-axis you have quantity demanded of apples in kgs. On the y-axis you have price per kg. Now look at 15 rupees per kg. How many units you are demanding at 15 rupees? So you will demand 2 kgs of apples. When the price of apples is 12 rupees per kg, how many kgs you are buying? 3 kgs. So when you plot all these, the values from the demand schedule, you will see that you have a downward sloping demand curve. आपके points आ जाएंगे, then when you join those points, you will have a downward sloping demand curve. The downward sloping demand curve is representing an inverse relationship. Inverse relationship is when one thing is increasing, the other thing is decreasing. So this is law of demand. Law of demand states this thing. Is this clear? Law of demand is clear to you? Factors determining or influencing demand is clear to you? What are the factors that influence the demand? Apart from the price of the good, income of the consumer, taste and preferences, price of substitute goods, price of complementary goods, and emergency situations. So why does the demand curve slopes downward? या जो law of demand कहता है that there is an inverse relationship between price and demand, वो क्यों है? उसके reasons क्या हैं? Do you think it is important to understand this? So whatever you study, do not just mug it up. You should know the reasons behind it. If you know the reasons behind any concept, you will never forget it. You will never forget that concept. So the very first point is law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility. What is this? Satisfaction level. Satisfaction level keep decreasing after any commodity. After any commodity like पहली रोटी खाने में सबसे ज़्यादा satisfaction होगी, उसके बाद कम होती है. So जो example इन्होंने दिया, when you are very hungry, you want to eat something, you go and buy first burger. वो जो आपको satisfaction देगा, that will be the maximum. उसके बाद जब आप successive burgers खाओगे, ठीक है, आपको जो satisfaction मिल रही है उस burger से, that will go on declining. आप सबके साथ ऐसे ही होता है? किसी के साथ कोई डिफरेंट होता है तो बताओ कि 3 रोटी खा के लगता है नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ, चौथी आई तो ये हुई बात, अब आई है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. नॉर्मल सेंसेस में तो ऐसे ही है, ठीक है, नॉर्मल सेंसेस में तो ऐसे ही है. So law of diminishing marginal utility, that the utility that you are deriving from a product, utility is basically a satisfaction. कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो कम होती जाएगी when you will go and
you know, you will increase your consumption. वो कम होगी जाएगी. Then substitution effect. What is substitution effect? थोड़ा idea कुछ? क्या थे बोलो? ऑप्शन एक मिनट. चेंज करें A से B में. So you shift between substitute goods. You know, now what happens when you have A and B? Options हैं, substitute goods हैं. So अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है, you will shift to the other good. ऐसा करते हो आप लोग? In some situations we do it, in some situations we do not do it. ठीक है, exceptions में आएगा वो when we do not do it. That will be covered in exceptions. Next is income effect. इनकम ज्यादा होगी तो हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे. इनकम अगर बढ़ेगी तो फिर हम इंटीरियर गुड्स की परचेज कम कर देंगे और Yes. इनकम अगर ज्यादा होगी तो हम अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे. इनकम कम होगी तो नीचे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे. नॉर्मल. But why is it downward sloping? Question तो ये है हमारा. क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी ना इंटीरियर गुड्स. एक टाइम बाद जो भी नीड्स अगर डिमांड कम हो रही है, हाँ? तो डिमांड का मतलब सुनो, you have 100 rupees, ठीक है? और आप उस 100 rupees से क्या बाय करोगे? You'll go and buy एप्पल्स ही करोगे. उनको एप्पल्स बहुत पसंद है. चलो 100 rupees में वो एप्पल्स बाय करेंगे, ठीक है? अब let us suppose price of 1 kg of apple is 100 rupees only. 100 rupees price है, आपके पास 100 rupees ही है. You will buy 1 kg of apples, ठीक है? अब अगर price of apples reduces from 100 to 50, तो अब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम बची है. आपकी जो रियल इनकम है वो बची है, तो वो 50 रुपीज आपने कहाँ लगाना है? यू बाय ओनली एप्पल्स. सो नाउ यू विल बाय, यू नो, जब प्राइस कम हुआ 100 से 50 हुआ, नाउ यू आर बाइंग 2 kgs ऑफ एप्पल्स इन दैट 100 रुपीज. बेसिकली इसमें क्या है? दैट योर रियल इनकम इज इंक्रीजिंग. देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम, नॉमिनल इनकम एंड रियल इनकम. अभी क्या है, जब इन्फ्लेशन का टाइम होता है, जब इन्फ्लेशन है या प्राइस बढ़ा किसी गुड का, तो आपकी रियल इनकम कम हो जाती है, ठीक है? आपकी रियल इनकम कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप कम चीजें परचेज कर पाते हैं. बट जब अभी जो हमने एप्पल्स वाला एग्जाम्पल किया, 100 रुपीज से प्राइस ऑफ एप्पल कम्स टू 50, सो दैट हैज अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन योर रियल इनकम. इसकी वजह से आप ज्यादा बाय कर रहे हो. इनकम इफेक्ट. देन जब कोई गुड, यू नो, लेट अस से कोई प्रोडक्ट है विच इज अवेलेबल एट अ सर्टेन प्राइस, धीरे धीरे जब उसका प्राइस नीचे आता है, मेनी न्यू पीपल स्टार्ट बाइंग दैट प्रोडक्ट, ठीक है? आज अगर यू नो आप देखो, अगर लाइक नॉर्मल व्हेन यू गो टू अ शॉप, अगर डिस्काउंट नहीं लगा हुआ, जो भी आप चीजें लेने गए, सपोज जो भी क्लोथिंग के शौकीन थे, कपड़ा लेने गए हैं, कोई कोट लेने गए हैं, ड्रेस लेने गए हैं, आप शॉप पे जाते हो, आप देखते हो वहां पे भी डिस्काउंट नहीं लगा हुआ, ठीक है? सब कुछ फ्रेश में है, प्राइस ज्यादा है, आप सोचते हो चलो नहीं लेना, आई डोंट नीड इट. But as soon as you see, you know, next time you went there, discount है, 50% discount. You know, आपको चीज नहीं भी चाहिए, but still new consumers add up. You go and buy that product just because आपको ये पहले से सस्ता मिल रहा है. That is psychological behavior. अगर नई मर्सिडीज लेटेस्ट से 50 लाख की है, मुझे कोई 25 लाख की देगा, I'll go and buy that new one. अब उसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं. हो सकता है मैं 25 लाख की लेके 45 लाख की बेच दूं.
या मैं 25 लाख की खुद ही चलाऊंगा? That depends upon individual. But new consumers will start adding up. जो वो गुड को पहले यूज नहीं भी कर रहे थे, कंज्यूम नहीं भी कर रहे थे, इवन दे विल बाय इट जब सस्ता होने लग गया। ठीक है, अब इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। देन यू हैव साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। Psychological effects. What do you think about psychological effects? Human behavior अगर प्राइस ज्यादा होगा तो क्वांटिटी का चेंज करेगा। Human behavior वही तो समझ रहे हैं, human behavior में ऐसा क्यों है? सर कोई भी ज्यादा खर्च करने को तैयार नहीं है, बस एक बॉडी का। पर क्यों? सबको बचाना है। सबको क्यों बचाना है? ताकि और चीजों में लगा सके। ताकि और चीजों में लगा सको। अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स है। सो साइकोलॉजिकली हमें ये लगता है, जैसे मैंने आपको टोमेटोज वाला एग्जांपल दिया था कि अगर हमें सब्जी वाले भैया 60 की जगह 50 में टमाटर देंगे तो मुझे लगता है अब ये सस्ता है। ठीक है, इसमें मेरा फायदा है। दैट इज साइकोलॉजी। ठीक है, so many times I end up purchasing those goods in huge quantity जो यूज आने ही नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, टोमेटोज ले लिए 2 किलो, बट 1 किलो खराब ही होना है, यूज ही नहीं हुए टाइम पे, बस साइकोलॉजिकल था कि सस्ता मिल रहा है ज्यादा नहीं। Now determinants of demand, we have done this, we have already covered it। जो मैंने डिमांड फंक्शन आपको दिखाया था उसमें determinants of demand is that what are the factors that are having an influence on the demand, so we have done that। Now exceptions to the law of demand। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है दैट इफ प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट विल गो अप द क्वांटिटी डिमांडेड विल गो डाउन, यही कहता है। बट अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। बहुत केसेस में ये लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू। व्हाट कैन बी दोस केसेस? अगर इंटीरियर और नॉर्मल गुड्स की वैल्यू सेम हो जाएगी। अच्छा, एक कंज्यूमर है जिसे एक इन्होंने अभी करंट, ये एग्जांपल आपको बुक्स में नहीं मिलेगा जो एग्जांपल ये देने वाले हैं जी। कोविड सिचुएशन में जैसे आपने एक एग्जांपल लिया कि ऑक्सीजन सिलेंडर पहले सस्ता था लेकिन अब जब इमरजेंसीज आई तो महंगा हो गया। कोविड सिचुएशन में प्राइस ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स वाज इंक्रीजिंग एंड क्वांटिटी डिमांडेड वाज इंक्रीजिंग। Quantity demanded was increasing, मतलब there is a positive relationship between price and quantity demanded of oxygen cylinders. It is against the law of demand. But ये क्यों हुआ? Emergency थी। Basically ये क्यों हुआ? क्योंकि psychological भी था। कई लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए नहीं थे, उन्होंने स्टिल वो अपने घर पे रख लिए, शायद नीड पड़ जाए। हम लोग इस पे बहुत जीते ना, शायद ये कल को काम आए। तो वो शायद के चक्कर में लोगों ने होर्डिंग भी की। या अगर आप देखो जब भी कहीं पे नेचुरल कैलामिटी आती है, जैसे उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स आए थे, क्लाउड बर्स्ट भी हुआ था, तब आप देखो जो एक पानी की बोतल 20 की मिलती थी वो 200 की मिलने लग गई। स्टिल पीपल बॉट इट। वो इमरजेंसी सिचुएशंस वाला सिस्टम है। Emergencies में it may happen that your law of demand gets violated। ठीक है, now we'll talk about giffen goods। What are giffen goods? Giffen goods के केस में क्या होता है that you do not see a negative relationship between price and demand। On the other hand, you see that the price of that good is increasing and quantity demanded is also increasing। We need to understand why this happens। These type of goods, these are called giffen goods because there was an economist, Sir Robert Giffen, who had identified this trend in England। Anji, you were saying something? किसकी? Okay. Giffen goods are basically
You know, giffen goods are inferior goods. They are low graded goods. बट उनके केस में देखा जाता है जब प्राइस बढ़ रहा है तो उनकी डिमांड भी बढ़ती है. ठीक है. दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड. दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड. तो व्हाट कैन बी द एग्जांपल ऑफ गिवन गुड्स? उससे पहले लेट अस सी, यू नो, सर रॉबर्ट गिफिन जिनकी मैंने बात की, जिनके जिनका नाम यहाँ पे यूज हुआ है, गिफिन गुड्स. हुआ क्या, ही कंडक्टेड अ स्टडी इन इंग्लैंड. उन्होंने देखा इंग्लैंड में क्या था 18th सेंचुरी में. उन्होंने वर्कर्स का बिहेवियर आइडेंटिफाई किया. उन्होंने देखा कि वहां पे ना जो ब्रेड है दैट इज कंसिडर्ड एज एन इंफीरियर गुड. यूजुअली पीपल टेक ब्रेड, वो इंफीरियर माना जाता है. और जो बढ़िया चीज मानी जाती है मीट, मिल्क, ये सब अच्छा माना जाता है. उन्होंने देखा वर्कर्स क्या कर रहे थे, जब प्राइस ऑफ गुड बढ़ रहा है दे आर डिमांडिंग मोर ऑफ ब्रेड. ठीक है, प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ा है तो दे आर डिमांडिंग मोर ऑफ ब्रेड. व्हाई? लोगों की परसेप्शन है कि महंगा है तो अच्छा ही होगा. वो कितनी ब्रांड से हैं. क्योंकि उनकी बाकी चीजें भी तो महंगी हुई है. दूध महंगा हुआ है, मीट महंगा हुआ है. पहले जब ये सस्ती थी ब्रेड तो वो अपनी इनकम का कम पोर्शन ब्रेड पे लगाते थे, बाकी पोर्शन कहाँ लगाते थे? अदर गुड्स, मीट में, मिल्क में. बट जब ये ही महंगा हो गया, बाकी चीजें भी और महंगी हो गई. इंफीरियर गुड्स तो ऑब्वियसली दूसरे नॉर्मल गुड्स से तो रिलेटिवली चीप ही होगा. अब वो अपनी इनकम में सिर्फ ब्रेड ही अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो कुछ और अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे. तो डिमांड ऑफ ब्रेड इज इंक्रीजिंग. इंडिया के केस में यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ राइस एंड बाजरा. राइस को यू कैन कंसिडर नॉर्मल गुड, बाजरा को यू कैन कंसिडर इंफीरियर गुड. आप देखो कि जब बाजरा का प्राइस बढ़ेगा, कुछ जो हमारे लोएस्ट पेटा के लोग हैं दे स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर. बाकी जो लोग अभी भी राइस अफोर्ड कर सकते हैं वो राइस ही लेंगे. ठीक है. सो दिस इज एन एक्सेप्शन. देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड and the quantity demanded of the good. And always remember, all given goods are inferior goods. All given goods are inferior goods, but all inferior goods are not given goods. ठीक है? Remember this. Then next we have conspicuous consumption. Someone in the class had raised this point of conspicuous consumption. कॉन्स्पिशियस गुड्स वो होते हैं जो महंगे गुड्स होते हैं, जिन लोगों को अपना स्टेटस मेंटेन करना होता है, चाहे वो गुड्स कितने भी महंगे हो वो खरीदेंगे खरीदेंगे. ठीक है, ये वेबलिन गुड्स भी कहते हैं इनको. ठीक है. दीज आर दोस्त एक्सपेंसिव गुड्स जो जब और महंगे होते हैं तो लोग उनको और डिमांड करते हैं. जैसे प्रेशियस डायमंड्स, महंगे डायमंड्स, जब वो और महंगा होता है लोग कहते हैं और ले लो और लो. महंगी गाड़ियां, रोल्स रॉयस. अब अगर आप एग्जांपल लो, कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनके केस में आप देखो लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट ही नहीं करता. मैंने क्या बोला था, आपने एक गाड़ी ली, आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिली. ने दूसरी गाड़ी ली, आपको सेटिस्फैक्शन थोड़ी कम मिलेगी. तीसरी ली, थोड़ी और कम मिलेगी. बट उनके केस में क्या है, वो महंगी पे महंगी गाड़ियां लिए जा रहे हैं. 50-60 हो गई. स्टेटस सिंबल भी है, स्टेटस सिंबल भी है. मेनी टाइम्स वी डू नॉट नीड गुड्स वी परचेज, सिर्फ दिखावे के लिए ले लेते हैं. दिखावे के लिए ले लेते हैं. So this happens in the case of precious metals, gold, diamond, platinum jewelry, महंगी गाड़ियां, महंगी स्पोर्ट्स कार्स. Then next we have ignorance. Ignorance. That means many times consumers do not know about the prevailing prices. कि प्राइस एक्चुअल में क्या होना चाहिए उन्हें पता ही नहीं है. तो अगर वो गुड महंगा भी है, दे आर स्टिल बाइंग इट. ठीक है. अगर वो पहले से महंगा होता जा रहा है, स्टिल पीपल आर बाइंग इट बिकॉज
of ignorance because they do not know what the actual price of this product should be. Next is future expectations regarding change in price. Future expectations regarding change in price. फ्यूचर में किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ने वाले तो उसको पहले से ज्यादा स्टोर कर देंगे. If you think, suppose एप्पल्स की, वापस एप्पल्स की बात करते हैं. एप्पल्स 50 रुपीज केजी थे, एप्पल्स 80 रुपीज केजी हो गए. ठीक है, तो आइडियली क्या होना चाहिए था? आपकी एप्पल्स की डिमांड कम होनी चाहिए थी. अगर लॉ ऑफ डिमांड पे मेल करें, कम होनी चाहिए थी. बट नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो प्राइस ऑफ एप्पल्स है वो 80 रुपीज से बढ़ के 150 तक जाने वाला है. अभी 80 पे है, बट यू आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में 180 हो जाएगा, 180 सॉरी 120 हो जाएगा, 150 हो जाएगा. ठीक है, सो यू विल स्टोर मोर एप्पल्स, यू विल स्टोर मोर एप्पल्स. तो आप देखो प्राइस ऑफ एप्पल भी बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल भी बढ़ गई. सिमिलर इज द केस रिवर्स सिचुएशन में. अगर एप्पल्स का प्राइस 50 से कम होके 30 पे आ गया, ठीक है, तो आइडियली यू शुड बाय मोर एप्पल्स. बट अभी आपको लगता है ये 30 से और कम होके 10 पे आएगा, तो आप क्या कहते हो? यू वेट कि अभी नहीं लेना, अभी तो ये 10 पे जाएगा तब मैं ज्यादा लूंगी. तो उस केस में आप क्या कहते हो? अपनी कंजम्पशन कम करते हो. तो आप देखो अब इनवर्स रिलेशनशिप नहीं रहा, पॉजिटिव रिलेशनशिप बन गया प्राइस और डिमांड में. प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस कम हुआ तो डिमांड कम हो गई, बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर. देन इन द केस ऑफ नेसेसिटीज, लेट अस से कोई मेडिसिन है, कैंसर की मेडिसिन है, उसका प्राइस अगर बढ़ भी रहा है, स्टिल इफ यू नीड इट, यू विल बाय इट, पीपल विल बाय इट. बेसिक हमारा जो बहुत बेसिक फूड है, नमक ले सकते हैं, नमक ले सकते हो आप. ठीक है, नमक, सॉल्ट का एग्जांपल ले सकते हो. वो महंगा हो भी रहा है, स्टिल वो यूज होना ही होना है. हर हाउस होल्ड में वो यूज होना है, तो पीपल विल हैव टू बाय इट. तो उस केस में भी आपका लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है. देन इमरजेंसी सिचुएशन, इसकी हमने बात पहले ही कर ली है, जैसे कोविड की सिचुएशन, उत्तराखंड, मुंबई फ्लड्स. ओके क्या? ओके, we'll only study for 15-20 minutes more, don't worry. Clear? Then from individual demand schedule, now let us talk about market demand schedule. इसमें टू और मोर. मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या है? दैट इट इज द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स, इट इज द समेशन. नाउ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई हैव ओनली कंसीडर्ड टू इंडिविजुअल्स हियर. इन एक्चुअल मार्केट देयर विल बी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. आई एम ओनली टेकिंग एग्जांपल ऑफ टू इंडिविजुअल्स सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो अब एप्पल से हट के हम मिल्क पे आते हैं. ठीक है, so price of milk is given in liters and the price is not very realistic. 5 rupees का 1 लीटर मिल्क. Then demand of milk by Mr. X. In the third column you have demand of milk by Mr. Y. The last column you will see it is the market demand in liters. So at ₹5, when the price of 1 liter of milk is ₹5, X is demanding 1 liter, Y is demanding 2 liter. You have only 2 consumers in the market, so you add their demand and you get the market demand. So that is 3 liters total market demand. Similarly, अगर हम देखें 2 rupees पे X is demanding 4 liters, Y is demanding 5 liters, total market demand is 9 liters. Now we also plot this. यहाँ पे भी अगर आप देखोगे price and market demand is an inverse relationship. जैसे जैसे प्राइस ऑफ मिल्क बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड इज, सॉरी, जैसे जैसे प्राइस ऑफ मिल्क कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीजिंग.
So this is market demand schedule. पहले हमने जो किया था that was individual demand schedule. Now this is market demand curve. This is the aggregate of X and Y. ये X का डिमांड कर्व है, जो हमारे पास X का शेड्यूल था कि वो कितने लीटर्स बाय करेगा कितने प्राइस पे, उसको यूज करके we have plotted this X डिमांड कर्व. Easy है? Similarly, with the information we have plotted Y's demand curve. उनको ऐड करोगे जो हमने मार्केट की डिमांड निकाली है उसको प्लॉट किया, you get this market demand curve, DM. This is the market demand curve. This is clear? Easy है? कुछ भी नहीं है इंडिविजुअल से मार्केट डिमांड को सीखने में. Now we'll talk about, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी तक. Now we'll talk about movement along the demand curve. We'll talk about movement and shift. हमने डिमांड कर्व बनाया था, देखा सबने? इंडिविजुअल डिमांड कर्व देखा, मार्केट डिमांड कर्व देखा, साइज डायग्राम से कौन कौन था? समझ आ रहा है? बिल्कुल ठीक है. कोई डाउट हुआ मुझे पूछ लेना, ठीक है? बाकी मैंने आपको बताया आपकी डाउट क्लासेस वीकडेज में होंगी ऑनलाइन. उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन राइट एन ईमेल टू मी. ठीक है, आप मुझे ईमेल कर देना, आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज. नाउ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व. दोनों में फर्क है, इस डिफरेंस को ध्यान से सुनना. मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मतलब एक ही डिमांड कर्व पे आप नीचे को शिफ्ट हो रहे हो या ऊपर को शिफ्ट हो रहे हो. आगे मैं दिखाऊंगा आपको. मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में वी स्टडी टू कॉन्सेप्ट्स, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व सिर्फ तभी होगा when there is a change in the price of the good. बाकी चीजें constant है. When the demand changes because of change in price of the good, then you will move along the demand curve. अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. First of all, we'll study expansion of demand. So what happens? When will the demand expand? When will the demand increase of a good? When? When? I am saying expansion of demand. That means demand is increasing. डिमांड कब बढ़ती है? लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से, जब प्राइस डिक्रीज हो जाए. इस केस में देखो ओरिजिनल प्राइस वाज OP0, देख रहे हो, एंड एट OP0 क्वांटिटी डिमांडेड इज OQ0. जब प्राइस कम हो गया, OP0 से OP1 हो गया, देयर इज अ रिडक्शन इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड हैज शिफ्टेड फ्रॉम OQ0 टू OQ1. So this is expansion in demand. आप देखोगे आप पॉइंट A से B पे शिफ्ट हो रहे हो on the same demand curve. This is movement along the demand curve. And this is the case of left side जो diagram 1 है. This is the case of expansion of demand. Easy है or is it difficult? मजा आया? Next we have diagram 2 पे देखो, contraction of demand. Contraction of demand means change in demand or decrease in demand because वो क्यों होगा? जब प्राइस इंक्रीज होगा तभी तो डिमांड कम होगी as per law of demand. So if you see, initial price was OP0 and at that initial price quantity demanded was OQ0. When price increased from OP0 to OP1, quantity demanded increased or decreased? Decreased from OQ0 to OQ1. So you shift from point E to F on your demand curve. This is
Contraction of demand. So this is movement along the demand curve. Movement along the demand curve. Movement along the demand curve कब होगी? जब price of good change होगा. Clear? Price of good कम हुआ तो क्या होगा? Expansion of demand, and price of good increase हुआ तो क्या होगा? Contraction of demand. Very good. You have already become effective managers and entrepreneurs. Next is shifting of demand curve. अब shifting of demand curve में क्या है? When quantity demanded of a good changes because of other reasons and not the price of the good. हो सकता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, हो सकता है लोगों की इनकम बढ़ गई, ठीक है? Then you will have shifts in demand curve. Then you will have shifts in demand. अब shifts in demand curve में what do we have? We have increase in demand and decrease in demand. इस केस में you will see that at a particular price, the quantity demanded in units is increasing. मतलब प्राइस उतना ही है. सर मैं एक डाउट कर दीजिए कि लंच के बाद 2:30 बजे कॉलेज ऑडिटोरियम में इन्हें वहां आना है और पेशेंट के इनके जो डाउट्स है पूरे Okay, so after the lunch, you have to go to the college auditorium for your orientation. So in case you have any doubts, you can ask them there. For microeconomics, you can ask doubts in my classroom. So increase in demand. Increase in demand में क्या है? That the quantity demanded of a product is changing or increasing because of change in price. Not price. Price नहीं. Other factors क्या थे? Income of the consumer, taste and preferences, price of substitute goods, and price of complementary goods. Clear? तो यहाँ पर price of goods same रहेगा, but demand is increasing. तो जब demand changes because of changes in other factors, you see a shift in the demand curve. So whenever we say increasing demand, it will be a rightward shift. यहाँ पे देखो, the new demand curve D2, it's a rightward shift from the original demand curve. Then next is decrease in demand. What is causing decrease in demand? Leftward shift. There's a leftward shift. It means that quantity demanded is declining because of other factors other than पक्का? मुझे कुछ और लगा. Okay, tell me, what will happen if income of the consumer declines? Huh? Decrease in demand या contraction in demand? All of you feel it is decrease in demand? You feel it is a decrease in demand or contraction in demand? Decrease in demand क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है. It is decrease in demand because the quantity demanded is declining because of other factors and not the price. Okay. So we are done with law of demand, we are done with theory of demand, we are done with exceptions of demand, we are done with what determines demand. Now, we should talk about elasticity of demand. अभी तक जितना पढ़ा समझ आया सर? कोई डाउट तो नहीं है? Okay. Now elasticity of demand. अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा that when price of a good increases, the quantity demanded of the good declines. ठीक है? But do you know कितना? How much? So let me say if price of apples is increasing from 50 to 60 rupees,
what will be the change in the quantity demanded of apples? क्या वो पता होना चाहिए? क्यों? उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करोगे, उसी के अकॉर्डिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बनाओगे. So you should know this. Now elasticity of demand measures that only. Basically, in generic term, elasticity means the response of one factor with respect to change in other factor. When I talk about elasticity of demand, I am talking about percentage change that will occur in one variable. That means percentage change that will occur in demand in response to a 1% increase in the price of the product. अगर प्रोडक्ट का प्राइस 1% से बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना परसेंट डिक्लाइन हो रही है? नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड के लॉ ऑफ डिमांड के केस में तो डिक्लाइन होगी ना. सो देन अंडर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यू हैव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जनरल क्या है? जब एक फैक्टर बढ़ा दूसरे फैक्टर में क्या चेंज आया वो रिलेशनशिप देखना. ठीक है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ हियर यू हैव टू टर्म्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी मैंने आपको बता दिया. इट मींस इट इज मेजरिंग द रेट ऑफ चेंज बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. So the price elasticity of demand measures the sensitivity of quantity demanded to price changes. मतलब अगर price change हो जाए तो quantity demanded कितनी change होगी. We have to measure this. उससे पहले हमें पता होना चाहिए kinds of price elasticities of demand. अलग-अलग जो भी products हैं, they can have different elasticities. उनका rate of change of quantity demanded to a change in price सबका अलग अलग रिलेशन आ सकता है. ठीक है. So we need to see what are the kinds of price elasticities of demand. Number one is perfectly elastic demand. It means price elasticity of demand is infinity. It is infinity. It means that if you increase the price of the product, demand constant. No. Demand, see, at a particular price, demand is increasing. अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो, x axis पे you have quantity demanded, y axis पे you have price. So at a constant price, you have unlimited demand. Unlimited demand at a particular price. But ऐसा भी हो सकता है अगर आप प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ा दो, वो सारी डिमांड खत्म हो जाएगी. This is called perfectly elastic demand curve. Perfectly elastic. You have unlimited demand at a particular price, and if there is a small variation in price, the change in quantity demanded will be huge. It will be huge. सर एग्जांपल क्या होगा इसमें? Perfectly elastic demand curve. It can be, let us say there is a particular type of pen. ठीक है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पेन है, उसकी एक प्राइस पे अनलिमिटेड डिमांड है. बट अगर आप उसका प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे या कम हो जाओगे, लोग वो पेन को लेना बंद करते हैं. बिल्कुल भी. या तो इट कैन, इफ द प्राइस इज डिक्लाइनिंग, इट कैन इंक्रीज द डिमांड टू इंफिनिटी. अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया तो डिमांड एकदम जीरो पे भी आ सकती है. ठीक है, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. Then you have relatively elastic. Relatively elastic में क्या है? That the proportionate change in price is less than the proportionate change in quantity demanded. If you look at this graph, जब भी आप relatively elastic demand curve की बात कर रहे हो, it means elasticity is
greater than 1. Elasticity is greater than 1. We'll do the practical exercises also. We'll see कि कैसे calculate होगा. आज टाइम नहीं है. We'll do it in the next class. तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्यों है ऐसे. अब relatively elastic demand का अगर देखोगे, it is more flatter. ये steep नहीं है. ठीक है? It is more flat. ठीक है? ज्यादा horizontal orientation में लगेगा ना ये कर्व. It is more flatter. Basically, the percentage change in price in this case is less than the percentage change in quantity demanded. मतलब अगर प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांड पे ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, प्रोपोर्शनेटली ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है. क्लियर? Then you have unitary elastic demand curve. मतलब if your price is changing by 5%, so quantity demanded also 5%. false. Same है ना एक तरह से, वो भी 5%. पर मैंने इंक्रीज नहीं बोला, मैंने चेंज बोला है बस. मैंने सिर्फ चेंज बोला ना, तो मैंने इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोला. If I say price is increasing by 5%, you will say quantity demanded will decline by 5%. If price is declining by 5%, quantity demanded is increasing by 5%. If I say price is changing by 5%, so you will say quantity demanded will also change by 5%. Direction मैंने बताई नहीं थी क्या है change. So unitary elastic demand curve here, price elasticity of demand is 1. Then relatively inelastic demand curve. Relatively elastic demand curve याद है? वो थोड़ा flat था. वहां पे क्या था? परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा था. यहाँ पे ऑपोजिट है. चेंज इन प्राइस इज मोर एंड उसका जो इंपैक्ट आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड पे वो लेस देन प्रोपोर्शनेट आ रहा है. So relatively inelastic demand, here price elasticity of demand is less than 1. Less than 1 but greater than 0. It will lie between 0 and 1. Then you have perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand means कुछ भी price हो जाए, demand is constant. Price कितना भी हो जाए, demand is constant. जैसे salt. Salt का एग्जाम्पल था ना, बेसिक नेसेसिटी या बेसिक मेडिसिन हो. ठीक है? The things without which we cannot do away. जिनके बिना हम रह नहीं सकते. तो प्राइस कुछ भी हो, डिमांड इज कांस्टेंट. दिस इज परफेक्टली inelastic demand. Are you clear with the kinds of elasticities of demand? कोई डाउट? No? Okay. In the next class, we'll do how to compute this price elasticity of demand. We will also do how to calculate income elasticity of demand and how to calculate cross elasticity of demand. And then we'll move to supply, theory of supply. Hope you all enjoyed the class. If you have any doubts, you can ask me right now. Sir, ऑनलाइन जो क्लासेस होने वाली वीक में वो कहाँ पर देंगे? ऑनलाइन वो ऑनलाइन होगी, उसका लिंक आपके पास आ जाएगा. पता कि they'll be informing you. The office will be informing you.